चलिए आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तस्वीरों को अब जरा गौर से देखिए। देखिए कैसे ये मकान भरभरा कर गिर पड़ा 10 सेकंड के भीतर। मात्र 10 सेकंड लगे और ये मकान धराशायी हो गया। और बारिश का कहर है ये। तस्वीर है राजधानी दिल्ली की और हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से 10 सेकंड के भीतर ये मकान जमींदोज हो गया। वाकया है दिल्ली के दिल आईटीओ के पास के अन्ना कॉलोनी का, जहां नाले के पास बने करीब 10 मकानों पर बारिश कहर बनकर टूटी है। इस हादसे में किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा, लेकिन पीड़ित परिवार का पूरा सामान बारिश में बह गया। तो दिल्ली में तेज बारिश का कहर और पानी की धार आप देख रहे हैं, लेकिन इस धार से सटे जो इलाके बसे हुए थे वहां पर किस तरीके से मकान बह गया है आप देख सकते हैं। पूरा मकान नाले में बह गया क्योंकि नीचे की जमीन खिसक गई थी। पानी की तेज धार में मिट्टी कटती रही और आखिरकार ये मकान पल झपकते जमींदोज हो गया। मात्र 10 सेकंड का ये वीडियो आप इस वक्त देख पा रहे हैं। दिल्ली आईटीओ की ये तस्वीरें हैं और किस तरीके से नाले के किनारे जिन लोगों के मकान हैं कितनी गंभीर स्थिति है। और इस घटना में हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन आशियाना, सपनों का आशियाना नाले में बह गया क्योंकि जमीन खिसक गई थी। इस पर सरकार को ध्यान देना होगा क्योंकि देखिए यहां पर जो नाला बह रहा है उसके आसपास कई ऐसे मकान हैं और नीचे से मिट्टी की कटाई लगातार जारी है और ऐसे में एक बड़ी घटना हो सकती है। और इस वक्त की बड़ी खबर, झारखंड में चाइनीज कंपनी को झटका लगा है। साहिबगंज पुल निर्माण से कंपनी हटाई गई है। पहले चेकमोसा कंपनी को मिला था यह जिम्मा। चीन सीमा विवाद के बाद टेंडर ही रद्द कर दिया गया। अब भारतीय कंपनी गंगा नदी पर पुल बनाएगी। बिहार समेत दूसरे राज्यों से आसान होगा संपर्क। तो साहिबगंज पुल निर्माण से हटाई गई चीन की कंपनी, चीन सीमा विवाद के बाद रद्द किया गया टेंडर। तो एक बड़ा झटका यहां पर लगता दिख रहा है। अब भारतीय कंपनी गंगा नदी पर पुल बनाएगी जिससे दूसरे राज्यों से संपर्क करना आसान होगा। साहिबगंज से मनिहारी के बीच गंगा पुल के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। दो भारतीय कंपनी एचसीसी और दिलीप बिल्डकॉन को संयुक्त रूप से इस पुल के निर्माण का टेंडर दिया गया है। 1900 करोड़ की लागत से बनने वाले इस पुल की आधारशिला 6 अप्रैल 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी। उस समय भारत और चीन की संयुक्त कंपनी चेकसोमा को इस पुल का टेंडर मिला था। हमारा ये गंगा ब्रिज जो 21.685 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है, जिसमें 6 किलोमीटर का ब्रिज शामिल है, इसका कुल कॉस्ट है 1900 करोड़ और जिसे अवार्ड किया गया है डीवीएल और एससीसी जॉइंट वेंचर में। इसके पूर्व में जो है चेकसोमा कंपनी को टेंडर मिला था जो कि कैंसिल हो गया और जिसके कारण जो है गंगा पुल निर्माण में जो है काफी विलम्ब हो गया और ये चीन के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका है। तकनीकी खामियों और अन्य कारणों से साहिबगंज पुल का निर्माण कुछ खास नहीं हुआ था। भारत चीन सीमा विवाद के बाद चेकसोमा कंपनी से पुल निर्माण का टेंडर रद्द कर दिया गया। चीनी कंपनी से टेंडर छिन जाने से साहिबगंज के लोग काफी खुश हैं। बीजेपी समर्थक इसके लिए गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे को धन्यवाद दे रहे हैं। वहीं बीजेपी विधायक अनंत ओझा पीएम मोदी और सड़क परिवहन मंत्री का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। विश्वास है कि अब शीघ्र ही गंगा पुल निर्माण का कार्य प्रारंभ होगा और इसके लिए अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और भारत सरकार के परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी को हृदय से उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। ये बायकॉट चाइना के तहत एक चीनी कंपनी थी, इसलिए पुल में थोड़ा सा विलम्ब था और ये चाइना कंपनी को जैसे साइड किया गया, ये दोनों कंपनियां भारतीय कंपनी हैं। साहिबगंज से मनिहारी के बीच बनने वाले इस पुल का लोग वर्षों से मांग कर रहे थे। इस पुल के बन जाने से झारखंड का बिहार समेत अन्य कई राज्यों से संपर्क आसान हो जाएगा। लोगों की दोहरी खुशी का एक कारण यह भी है कि चीनी कंपनी से इस गंगा पुल के निर्माण का टेंडर रद्द कर भारतीय कंपनी को दिया गया है। न्यूज़ 18 के लिए साहिबगंज से निशिकांत की रिपोर्ट।
और झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर गौर फरमाते हैं। लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है। कल 275 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले और इसके साथ राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5385 तक पहुंच गई। कल राज्य के सभी 24 जिलों से कोरोना के मरीज मिले हैं। इसमें सबसे अधिक 61 मरीज रांची से मिले। वहीं पूर्वी सिंहभूम में भी 42 मरीज मिले। लगातार बढ़ रहे मरीजों की संख्या से राज्य में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट लगातार घट रहा है। मरीजों की संख्या दोगुनी होने की संख्या भी लगातार घटती जा रही है। और इधर जांच के लिए गए सैंपल की जांच लंबित होने से परेशानी बढ़ती दिखती है। तो कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार को देखते हुए राजधानी रांची में 4 नए कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं। एचईसी पारस हॉस्पिटल, सर्ड, रिसालदार, अर्बन सीएससी और टाना भगत अतिथिशाला को कोविड केयर सेंटर में तब्दील किया गया। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी भुवन किशोर झा। राज्य में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। सरकार के लिए कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में सामने आया है। जिस तरह से कोरोना संक्रमितों की संख्या में वृद्धि हो रही है, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने राजधानी रांची में 4 नए कोविड सेंटर खोले हैं। इसके तहत एचईसी पारस हॉस्पिटल के साथ साथ सर्ड, रिसालदार बाबा, अर्बन सीएससी एवं टाना भगत अतिथिशाला को कोविड सेंटर बनाया गया है। यदि कोरोना संक्रमितों की बात करें तो राजधानी रांची सहित पूरे राज्य भर में कल 275 नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही अब तक संख्या जो कोरोना पॉजिटिवों की जो एक्टिव केसों की है वो 2487 हो गई है। इस तरह से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कोरोना संक्रमण का केस किस तरह से राजधानी रांची सहित पूरे राज्य भर में बढ़ रही है। कैमरा पर्सन संत के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज 18 रांची। और आइए झारखंड में पिछले 5 दिन में कोरोना की रफ्तार पर नजर डाल लेते हैं। आंकड़ों की बात करें तो 14 जुलाई को 268 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। 15 जुलाई को यह आंकड़ा 316 पहुंच गया। 16 जुलाई को 207, जबकि 17 जुलाई को 291 नए कोरोना केस मिले। वहीं 18 जुलाई यानी कि कल 275 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इस तरह पिछले 5 दिनों में 1357 संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं। और अगली खबर है बोकारो से, जहां सब इंस्पेक्टर के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद सिटी थाने को सील कर दिया गया और इसके साथ थाने में काम करने वाले सभी पुलिसकर्मियों को होम क्वारंटीन किया गया है। एक अन्य पुलिसकर्मी जो चास मुफस्सिल थाने में पदस्थापित है, उसका रिपोर्ट भी पॉजिटिव आया और ऐसे में दोनों पुलिसकर्मियों को बीजीएच कोविड वार्ड में भर्ती कराया गया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण एसपी ने जिले के लोगों से एहतियात बरतने की अपील की। जमशेदपुर में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 750 के पार पहुंच चुकी है। बढ़ते कोरोना मरीजों को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट है। प्रशासन की टीम देर रात साकची और विष्णुपुर बाजार में घूम घूम कर लोगों को समझाती नजर आई। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की गाइडलाइन को तोड़ने वाले 50 लोगों को कैंप जेल भेजा गया। जायजा लिया जमशेदपुर संवाददाता रंजीत कुमार ओझा ने। लौ नगरी जमशेदपुर में कोरोना के संक्रमण जो हैं वो 700 के पार हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि देर रात जो जिला के जो सिटी एसपी है, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर हैं, वो लोग खुद रोड पर उतर करके और सभी लोगों को समझा रहे हैं। हम लोग सुबह से ही मतलब करीब 7 बजे से ही लगातार जांच कर रहे हैं। एक तो और जैसे एक मोटरसाइकिल में 2 आदमी बैठ रहे हैं। दूसरी बात है कि सोशल डिस्टेंसिंग का है, कोई मास्क नहीं लगाया है, तो इन सब चीज़ों पे कर रहे हैं। सभी की एक लगातार कोशिश ये है कि खुद भी हम कोरोना से बचें और शहर को भी हम लोग बचाएं, लेकिन कुछ लोग सुधरने के लिए तैयार नहीं है। जैसे कि वो आप देख रहे हैं ईटरीज वगैरह है, तो यहाँ पे अगर ये पार्सल भी करके देगा तो 5 मिनट दूर जाके 5 कदम दूर जाके जैसे ही देखिए खाया हुआ है। तो इन सभी लोगों पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से भी ये संदेश देना चाहता हूँ पूरे झारखंड वासियों को कि झारखंड में कोरोना का प्रकोप बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो आप जो है बिना मास्क के और बिना सैनिटाइजर के और घर से बाहर ना निकले। सही कहा, आप देख सकते हैं कि खुद जब जिला प्रशासन के लोग आपके लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं तो कहीं ना कहीं आपको भी इनका मदद करना चाहिए और इनके साथ जो नियम है उसका पालन करना चाहिए। न्यूज 18 के लिए जमशेदपुर से रंजीत कुमार ओझा।
और खबर है धनबाद के बागमारा से, जहां कोयला डंपिंग को लेकर विधायक ढुल्लू महतो और पूर्व विधायक जलेश्वर महतो के समर्थकों के बीच संघर्ष जारी है। कल देर शाम पूर्व विधायक जलेश्वर महतो की समर्थक कमला देवी ने विधायक ढुल्लू महतो के गुट की मजदूर मुन्नी देवी के घर जमकर हंगामा किया, तोड़फोड़ की और हमले के दौरान घर को क्षतिग्रस्त कर दिया। और इस हमले के बाद पूरे इलाके में तनाव है। पूरा मारने लगा, हमको खींच दिया, यहाँ से खींच दिया, मेरा कुर्सी भी टूट गया, मेरा देखो ऑपरेशन हुआ, तार निकल गया, खींच दिया, पकड़ के खींच दिया, वहाँ घिसी आ गई है। इसमें दर्द, हम चिल्ला लगे माँ 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 माँ, बचाओ बचाओ बचाओ। बोल रहा था कि ये थी करती है, नेतागिरी दिखाती है, इसे दिखाती है, सबको धमका के दबा के रखती है। लोकल सेल में मजदूर है मेरा सास, तो वहीं पर काम करती है, तो जैसे वो उसी की वजह से घर में आके आज हमला कर दिया कि जैसे बहुत एथी कर दी। 1984 से चल रहे अभियान के बाद भी रांची के बड़ा तालाब में फैली गंदगी साफ नहीं हो सकी और इसे लेकर पिछले कई दिन से झील बचाओ अभियान समिति का आंदोलन जारी है। और आज इसी कड़ी में समिति के सदस्यों के साथ आम लोगों ने ढोल नगाड़ा और शंख बजाकर सरकार का ध्यान अपनी तरफ खींचा, इसकी कोशिश की। लोगों ने तालाब में फैली गंदगी से महामारी फैलने की आशंका जताते हुए तालाब की साफ सफाई के साथ सौंदर्यीकरण की भी मांग की है। पूरे हिंदुस्तान का पहला ऐसा सुंदरीकरण का योजना है जो 84 से 2020 तक आज तक साफ नहीं हो पाया, इसका सुंदरीकरण नहीं हो पाया। कितना बार डीपीआर बना, कितना बार सुंदरीकरण का योजना बना, सरकार बदलते गया लेकिन सुंदरीकरण नहीं हुआ। और अब इसको नरक के जैसा इसको बना दिया गया है। लाखों का आबादी महामारी के चपेट में आने वाला है, तो आज हम लोग शंख ढोल बजाकर नगर विकास विभाग को चाह रहे हैं कि नींद से जागे और लाखों लोग जो मरने वाला है उसको बचावे और इसका सफाई हो, सुंदर माने पानी साफ हो, जलकुंभी हटे, ताकि महामारी का खतरा से हम लोग। और अगली खबर है गोड्डा से, जहां के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधा मुहैया कराने के लिए योजनाएं तो शुरू कर दी गई, लेकिन उसका लाभ लोगों को नहीं मिल रहा। गोड्डा के 239 गांवों के लिए सोलर प्लांट लगाकर पेयजल मुहैया कराने के मकसद से टेंडर निकाला गया था, लेकिन इस योजना में जमकर धांधली की शिकायत सामने आ रही है। कहीं जल मीनार का केवल पिलर खड़ा है, कहीं केवल टंकी बनी है। शिकायतों पर उप विकास आयुक्त ने संज्ञान लिया है और अधूरे काम को छोड़ने वाले ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट में डालने का पेयजल और स्वच्छता विभाग को निर्देश दिया है। आदिम जनजाति टोला में जलापूर्ति योजना 4000 लीटर का सोलर बेस्ड पर हम लोग बना रहे हैं। उसके लिए 202 विभाग स्तर से चयन किया गया है और 42 जो है से जिला कल्याण से हम लोग को लिस्ट मिला था, उसका टेंडर की प्रक्रिया कर दी गई है। तो सभी योजनाओं की हम लोगों ने टीम भेज के स्थल जांच कराई है और जो भी अधूरे हैं, जो काम नहीं पूर्ण हुए हैं, उन सभी पर कार्यपालक अभियंता से स्पष्टीकरण पूछी जा रही है और जो संबंधित संवेदक है उनको काली सूची में डालने की कार्रवाई की जाएगी अगर ऐतिहासिक लोग कार्य नहीं करते हैं। और अब बात 10 साल पहले करोड़ों की लागत से बने उस अस्पताल की जो आज तक शुरू नहीं हो पाया। खंडहर हो चुका अस्पताल अब गांव वालों के लिए 100 बेड का शौचालय बन गया है। कहने को तो धालभूम गढ़ की इस बड़ी इमारत का निर्माण अस्पताल के लिए हुआ था, लेकिन आज 10 साल बाद ये खंडहर बनकर लोगों के लिए 100 बेड का शौचालय बन गया है। जी हां, 10 साल पहले मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री भानु प्रताप शाही ने इसका शिलान्यास और उद्घाटन किया था, लेकिन सरकारी लापरवाही की वजह से ये आज तक शुरू नहीं हो पाया। अब ये जानवरों के साथ गंदगी और जंगल झाड़ का बसेरा बनकर गांव वालों के लिए खंडहर वाला भूत महल बन गया है। ये बिल्डिंग तो हमारा हिसाब से 10 साल से पहले बना हुआ है, बिल्डिंग बन के ऐसे पड़ा हुआ है और रूम का खिड़की दरवाज़ा सब कुछ यहाँ नहीं है, कुछ तोड़ फोड़ सब हो गया है, बिल्डिंग पूरा खंडहर बन गया है। तो हम लोग का बहुत स्थिति खराब है यहाँ पे, बिल्डिंग बहुत दिन से बन चुका है, लेकिन ऐसा स्थिति है भूत बंगला हो गया, कुछ काम का है नहीं। सरकार बना दिया इतना करोड़ का बिल्डिंग, खाली अभी सब लेटरिंग करके भर गया। एक तरफ अस्पताल की ये बड़ी इमारत खंडहर बन रही है, तो वहीं दूसरी तरफ धालभूमगढ़ के एक छोटे से कमरे में सामुदायिक अस्पताल चल रहा है। पानी की कमी की बात कहकर पहले इस अस्पताल को चालू नहीं कराया गया और अब ये कहा जा रहा है कि अस्पताल के सामानों की चोरी हो रही है।
हालत खराब है। शुरू हो पाएगा या नहीं कोई नहीं जानता। अभी तो स्थिति बहुत जर्जर हो चुकी है। सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पानी नहीं है। पानी के चलते हम लोग का मेन काम है संस्थागत प्रसव। पानी नहीं रहने के चलते वो कराना बहुत मुश्किल है। इसी के चलते हम लोग वहाँ नहीं जा पाते। तो इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये सरकारी उदासीनता और अधिकारियों की लापरवाही ही है कि करोड़ों रुपए लगाकर भवन बनाकर भी अस्पताल शुरू नहीं कराया जा सका। तत्कालीन मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के बाद कई मुखिया बदल गए, लेकिन इस अस्पताल और इस इलाके के लोगों की तकदीर नहीं बदली। न्यूज़ 18 के लिए घाटशिला से प्रभंजन की रिपोर्ट। जमशेदपुर विमेंस कॉलेज की छात्रा नंदिता हरिपाल ने इंटरमीडिएट आर्ट्स की परीक्षा में सबसे ज्यादा अंक लाकर स्टेट टॉपर होने का गौरव हासिल किया है। टॉपर नंदिता के मुताबिक सफलता के लिए ट्यूशन का होना जरूरी नहीं है, लगन से की गई पढ़ाई से सफलता मिलती है। नंदिता के पिता पेशे से दर्जी हैं, जबकि मां दूसरों के घरों में जाकर काम करती हैं। कम संसाधन के बावजूद नंदिता ने जो कमाल कर दिखाया वो काबिल तारीफ है। नंदिता आगे चलकर पत्रकारिता के क्षेत्र में मुकाम पाने का उनका लक्ष्य है। कभी भी किसी को कमज़ोर नहीं महसूस करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम ट्यूशन करें तभी हम टॉप कर सकते हैं। ट्यूशन करना ज़रूरी नहीं है। कॉलेज के क्लासेस रेगुलर अटेंड करना चाहिए, रेगुलर घर में पढ़ना चाहिए और ज़रूरी नहीं है कि 10 घंटा 12 घंटा पढ़े तभी टॉप कर सकते हैं। जितना भी घंटा पढ़े, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा दिल लगा के पढ़ना चाहिए और अच्छे से पढ़ना चाहिए। मतलब जब भी मैं न्यूज़ देखती हूँ या फिर न्यूज़ के कोई आर्टिकल्स पढ़ती हूँ तो मतलब ऐसा लगता है कि पत्रकार मतलब मुझे पत्रकार ही बनना चाहिए। पत्रकारों को देखती हूँ तो लगता है कि आगे चल के मैं भी यही बनूं, इसलिए मैं पत्रकारों से बहुत प्रभावित हूँ। हाँ, वैसे तो बहुत खुश हूँ। गर्व हो रहा है अपना बेटी के ऊपर और बहुत परेशानी उठा के ही पढ़वाए हैं। आज आगे बढ़ी है बेटी जो चाह रही है वही करवाना सोच रहे हैं। और झारखंड इंटर के रिजल्ट में हजारीबाग के छात्रों का प्रदर्शन इस बार बेहतरीन रहा। टॉप 10 छात्रों की सूची में सबसे ज्यादा हजारीबाग साइंस कॉलेज के छात्र हैं और राज्य का सेकंड टॉपर नीतीश कुमार और फोर्थ टॉपर रुपेश कुमार भी इसी कॉलेज के छात्र हैं। अपने छात्रों के प्रदर्शन से कॉलेज के प्रिंसिपल से लेकर तमाम शिक्षकों में खुशी है। तमाम लॉकडाउन के बाद जो 12th अभी हमारा रनिंग है उसके क्लास एक दिन भी बाधित नहीं हुए हैं। ऑनलाइन क्लासेस उनके लगातार चल रहे हैं और यही वजह है कि उन लोगों के 12 बार एग्जामिनेशन भी ऑनलाइन हो चुके हैं। तो हमारे छात्र छात्राएं, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मी तमाम इस तरह से सहयोग कर रहे हैं कि उनका कोई भी समय जाया न जाए और वो अधिक से अधिक परीक्षा के लिए तैयारी कर सकें। हम सभी छात्राओं को बधाई देते हैं और टॉप 10 में जगह बनाने का 2 कारण है। यहाँ का शिक्षक भी मेहनती है, रेगुलर क्लास होता है, रेगुलर टेस्ट होता है और एक सब्जेक्ट में कम से कम यूनिट वाइज टेस्ट हो रहा है। राज्य में मैट्रिक इंटर का रिजल्ट घोषित होने के बाद जल्द ही इंटर, वोकेशनल, मध्यमा और मदरसा की परीक्षा आयोजित की जाएगी। कोरोना की वजह से लंबित परीक्षाओं को आयोजित करने की जैक ने तैयारी की है और इसके लिए सरकार से अनुमति मांगी गई है। जैक अध्यक्ष की माने तो सरकार से मंजूरी मिलने के बाद सब कुछ सामान्य रहा तो परीक्षाएं अगस्त महीने में आयोजित की जाएंगी। 3 परीक्षाएं हमारी लंबित रह गई थी, इंटर, व्यावसायिक, मध्यमा और मदरसा की परीक्षा। उसकी सारी तैयारी हम लोगों ने पूरी कर ली है और विभाग से हमने अनुमति मांगा है। विभाग से जब अनुमति प्राप्त हो जाएगा तो हम वो परीक्षा लेने की स्थिति में होंगे। अभी तत्काल टेंटेटिव हम लोगों ने अगस्त की तिथि दी है। अगर अगस्त में सब कुछ सामान्य रहा, अगर कुछ कोरोना महामारी का प्रकोप कुछ घटा तो हम अगस्त में ये परीक्षाएं ले लेंगे, संचालित कर लेंगे। और खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।